हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक। एंड इस वाले लेक्चर से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। मतलब क्वेश्चन नंबर 33 से आगे के सारे क्वेश्चन हम इसी लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। अब ध्यान देंगे, इस वाले क्वेश्चन से तकरीबन 12 क्वेश्चंस बाकी है आपके। 12 में से 2 से 3 जहाँ तक मैं कराऊंगा, उसमें से 2 और ऐसे हैं, मतलब 12 में से जो आपको अप्लीकेबल नहीं है, वो गलती से प्रिंट भी हुए हैं। एक गलती से हुआ है जो अभी नो मोर अप्लीकेबल है। एंड द सेम थिंग, सेकेंड थिंग इज़ एक की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम है। तो अकॉर्डिंगली ये 2 क्वेश्चन हम काटेंगे, तो बचे कुछ 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको खुद करने पड़ेंगे क्योंकि वो रिपीटेटिव है। सो सबसे पहला होमवर्क मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33। इनके आंसर्स मैं जब आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। लेकिन 34 जो है थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, मतलब प्रॉब्लम जा सकती है, जो हम अभी करेंगे। ध्यान देंगे आप, फटाफट फटाफट अब हम ख़त्म करेंगे सर, बहुत देर से हम ये पूरा का पूरा चैप्टर चलाते आए हैं, ठीक है। ध्यान दो। द फॉलोइंग फिगर्स आर मेड अवेलेबल टू यू। ओके, नेट प्रॉफिट्स आप देख सकते हो, साल भर का मेरा नेट प्रॉफिट है 18 लाख रुपए। एक सेकंड। उसके बाद इंटरेस्ट देख सकते हो, लेस इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड डिबेंचर्स एट 15% पर एनम, जो कि 1,12,500 का है। उसके नीचे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको इस क्वेश्चन में सीखने लायक है। ये मार्क करके रखना कि डिबेंचर वेयर इशूड 3 मंथ्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, मतलब साल के शुरू होने के बाद 3 महीने जब खत्म हुए तब डिबेंचर मार्केट में इशू किए गए थे। सो ध्यान दीजिए। यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो मैं अभी मिटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार इसको टेस्ट करके देख लिया था। सो ध्यान देंगे अब आप। क्वेश्चन में क्या दिया है सर? क्वेश्चन में अगर ये मान लो 1 साल है, तो क्वेश्चन बोलता है कि साल शुरू होने के 3 महीने बाद मार्केट में डेट इशू किए गए थे। ठीक है, आपने डेट यहाँ पे इशू किए और साल खत्म हुआ, तब आप ध्यान से देखोगे तो डेट इशू किए हुए अभी तक सिर्फ 9 महीने हुए हैं। तो इंटरेस्ट जो आप एट द एंड ऑफ द ईयर बांटोगे वो कितने महीने का रहेगा, 12 या 9? वो 9 महीने का ही रहेगा, क्योंकि आधे साल तक ही आपने किसी का, सॉरी 9 महीने तक ही आपने किसी का पैसा यूज किया, तो 9 महीने का ही इंटरेस्ट दोगे। तो सर जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ना, ये 1,12,500, ये 9 महीने का है। ठीक है, और दूसरा अगर आप 15% देखेंगे तो ये 12 महीने का पर एनम लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आगे कहीं पे भी डिबेंचर की वैल्यू नहीं दी हुई है कि कितना इशू किया। अब जब हमको वैल्यू नहीं दी होती है तो हम डिबेंचर की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? डेट की वैल्यू इज नथिंग बट द इनकम ऑफ डेट, यानी कि इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ डेट। अब एक रूल सिंपल है सर, अगर ऊपर में इनकम 12 महीने की है तो नीचे में कॉस्ट भी 12 महीने का होना। ऊपर में इनकम 9 महीने की है तो कॉस्ट भी 9 महीने का होना। अब हमको क्या दिया हुआ है सर? हमको दिया हुआ है 1,12,500, और अगर हम ऐसा इस्तेमाल करें 15% से तो आंसर गलत आएगा। अब क्यों? क्योंकि सर 1,12,500 आपको 9 महीने का कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब इंटरेस्ट दिया हुआ है कि 9 महीने का इंटरेस्ट पे किया, लेकिन डिवाइड आप पूरे 12 महीने के कॉस्ट से कर रहे हो, जो कि हो जाएगा गलत। तो ऐसे टाइम पे आप एक काम करो, न्यूमरेटर 9 महीने का है, डिनोमिनेटर को भी 9 महीने का कन्वर्ट कर दो, यानी 15% साल भर का है तो 9 महीने का कितना रेट लगेगा। और नहीं तो न्यूमरेटर का इंटरेस्ट बढ़ा दो, बेस सेम कर दो, तो एक्चुअल वैल्यू आपको पता चल जाएगी। सो इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। 1,12,000, सर 15% रेट है 12 महीने का, तो 9 महीने का कितना? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10 लाख। दूसरा, दूसरे तरीके से भी 1,12,500 सर 9 महीने का है, तो 12 महीने का कितना?
और नीचे में 12 महीने का रेट, तो दोनों 12 महीने के हो गए, इंटरेस्ट भी 12 महीने का और कॉस्ट भी। तो इसका भी आंसर आएगा 10 लाख। किसी भी केस में आंसर सेम आएगा, बस दो अलग अलग तरीके। आगे बढ़े। आपको क्या पता चल गया सर? डेट की वैल्यू पता चल गई। ध्यान दो। अब आप ध्यान दोगे तो नीचे में आपका टोटल आता है 16,87,500। अब उसमें से आप दो चीज़ें माइनस करते हो, इनकम टैक्स एट 35% एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो वो आता है टोटल 843,750। उसको माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए रहता है 843,750। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको 1 लाख दिए। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, सर नंबर ऑफ शेयर कितने? 1 लाख दिए और एक शेयर की प्राइस कितनी दी है यहाँ पे? 10। तो बुक्स में मेरे पास में इक्विटी कितना होगा? बुक्स वैल्यू, बुक वैल्यू ले रहे हैं अपन, वो भी 10 लाख होगा। कैपिटल मेरे पास कितना है सर? 10 लाख का कैपिटल है ना, 10 रुपये। ठीक है आगे। मार्केट कोटेशन ऑफ इक्विटी शेयर इज 109.70। अगर मार्केट में ये एक शेयर आज मैं बेचने जाऊं तो 109.70 का बिकेगा। ये मार्केट प्राइस एज ऑफ नाउ दी हुई है। आगे देखो, द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू रिजर्व्स ऑफ 12 लाख। कैपिटल स्ट्रक्चर में एक और चीज ऐड हुई आपकी, रेवेन्यू रिजर्व्स। ये सारा बैलेंस शीट की वो वाली साइड है जहां पे आप कैपिटल लिखते हैं। मैं एक एक करके इकट्ठा करते जा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में से, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं अलग से नहीं दिया हुआ है। तो डेट ले लिया, इक्विटी ले लिया, रिजर्व ले लिया। टोटल अगर आप देखोगे तो आपके पास में कैपिटल कितना है सर? 32 लाख का एग्जिस्टिंग कैपिटल है। ठीक है। द कंपनी इज एग्जामिनिंग अ प्रोजेक्ट कॉलिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ 10 लाख। कंपनी को 10 लाख रुपए की और ज़रूरत है। अब आई सर बात, अब आती है बात मुद्दे की कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। 32 लाख रुपए आपके पास में है, यानी 32 lakhs रुपीज यू हैव विथ यू। नाउ यू वांट टू रेज 10 लाख रुपीज मोर। सो आफ्टर रेजिंग 10 लाख रुपीज आपके पास 32 + 10 यानी कि 42 lakhs रुपीज हो जाएंगे कैपिटल में। नीचे क्या लिखा है? दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न एज फंड्स आर ऑलरेडी अर्निंग एम्प्लॉयड। ध्यान दो, जितना हम अभी कमा रहे हैं उतना ही हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पे या फंड्स जो रेज करेंगे उस पे कमाएंगे। फंड्स एक्स्ट्रा कितने रेज करने वाले हैं? 10 लाख। उस पे कितना कमाएंगे? जितना अभी कमा रहे हैं। तो अभी कितना कमा रहे हैं ये निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत ही सिंपल, रिटर्न ले लो ऊपर में, कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो नीचे में। ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसका रिटर्न निकालना चाहते हैं। सिर्फ इक्विटी का रिटर्न निकालना चाहते हैं तो रिटर्न भी ऊपर में इक्विटी का रखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नीचे में कैपिटल भी इक्विटी वाला होगा यानी कि इक्विटी प्लस रिजर्व। लेकिन अगर आप दोनों का निकालना चाहते हैं, इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस डेट यानी सबका कैपिटल, तो सबका रिटर्न न्यूमरेटर में डालना जरूरी है। और सबका रिटर्न कितना है सर? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है सर 18 लाख रुपए। ठीक है, 18 लाख रुपए। 18 लाख डिवाइडेड बाय 32 lakhs का आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है। सो यू विल सी 56.25 इज माई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जब मैं मिटा रहा था तो आपने देखा होगा वहां पे भी मैंने ये चीज कैलकुलेट की थी। और इतना ही मैं वो 10 लाख रुपए पे कमाऊंगा जो मैं एक्स्ट्रा रेज करने वाला हूं। तो एक चीज मैं लिख के रख लेता हूं, न्यू कैपिटल विल बी 32 lakhs प्लस 10 lakhs यानी कि 42 lakhs। सो EBIT कितना रहेगा नया वाला? 42 lakhs इंटू 56.25%। निकाल के रख लेते हैं अभी। दैट्स 23,62,500। ठीक है, याद रखेंगे, ये आगे काम आएगा अपन को। आगे बढ़े क्वेश्चन में। देखो
अब देखो आपको निकालना क्या क्या है, और यहाँ पे एक जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है वो आपको सुधारना है। देखो, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट अ डेट इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो होना चाहिए सिर्फ, इसको डेट रेशियो करो, debt ratio higher than 45% will cause the price earnings ratio to come down by 25%। अगर आपका डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, इसको बोलते हैं डेट रेशियो, आपका 45% से ऊपर गया तो पी रेशियो जो भी होगा अभी वो 25% से सर नीचे आ जाएगा। तो अब आपको दो तीन चीजें निकालनी पड़ेगी। एक सेकंड, फोन आया, रख दिया। तो आपको डेट रेशियो भी निकालना पड़ेगा, पी रेशियो भी निकालना पड़ेगा आगे, लेकिन क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल बोरोविंग्स, ये जो 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा मैं बोरो करने वाला हूं, अगर मैं डेट से बोरो करता हूं तो उस पे इंटरेस्ट रेट जो रहेगा ऑन सिक्योर्ड डिबेंचर, यहां से प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल बोरोविंग्स ऑन सिक्योर डिबेंचर, फुल स्टॉप आ गया। मतलब आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो डिबेंचर्स के आगे आप लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं अपनी बुक में, एंड द इंटरेस्ट रेट्स, अब मैं जो पढ़ रहा हूं पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूं, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल बोरोविंग ऑन सिक्योर डिबेंचर्स लिखे, विल इंक्रीज बाय 300 बेसिस पॉइंट, 300 बेसिस पॉइंट, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 300 बीपी, फुल स्टॉप, विल इंक्रीज बाय 300 बेसिस पॉइंट। अब मैं आपको मतलब समझा देता हूं। पहले तो 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है, जैसे 100 पैसों का 1 रुपया होता है, वैसे ही 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है। 50 बेसिस पॉइंट का आधा % होता है, 25 बेसिस पॉइंट का 0.25% होता है। सो 300 बेसिस पॉइंट का 3% होगा। आई बात समझ में? अभी हम कितना पे कर रहे हैं सर? अभी हम 15% पे कर रहे हैं ना, 3% से ये बढ़ जाएगा, 300 बेसिस पॉइंट यानी 3, तो नया इंटरेस्ट रेट आपका कितना होगा सर? 18%। ठीक है, अगर डेट रेशियो 45% से ऊपर गया तो दो चीजें होगी, पी रेशियो 25% से गिरेगा और इंटरेस्ट रेट 3% से बढ़ेगा। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन द प्रोबेबल प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इक्विटी शेयर की प्राइस बताओ, अगर हमने एक्स्ट्रा पैसा लोन से उठाया या हमने एक्स्ट्रा पैसा इक्विटी से उठाया। दो ऑप्शन है 10 लाख रुपए उठाने के, या तो डेट से उठा लो या तो इक्विटी से उठा लो। अगर इक्विटी से उठाते हो तो आपका डेट रेशियो 45% के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी डेट रेशियो है आपका 10 डिवाइडेड बाय 32, जो कि 31.25% आता है। लेकिन अगर और 10 लाख रुपए आपने डेट से उठाया तो 10 + 10 20 डिवाइडेड बाय 42, तब हो जाएगा आपका 47.62%, जो कि 45% से ऊपर जाएगा। ठीक है, दो रास्ते हैं यहाँ पे। अब मैं कुछ कुछ चीज़ें निकाल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। मार्केट प्राइस निकालनी है अल्टीमेटली। मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे सर? अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशो। तो ईपीएस भी निकालना पड़ेगा आपको, पीई रेशो भी निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ध्यान देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख, और अगर आप बताओगे कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है तो मैं लिख लूँगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका 8,43,750 आएगा, और अगर आपने ये लिख दिया वहां पे तो आंसर हो जाएगा गलत। ध्यान दो, 843,750 सर क्वेश्चन में दिख रहा है आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, ईपीएस निकालने के लिए प्रॉफिट नहीं है ये, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले रो में एक गड़बड़ हमने पकड़नी चाहिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कभी देखा है अभी तक के इतने सारे क्वेश्चन में डिविडेंड
माइनस होते हुए ईपीएस निकालने के पहले, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स माइनस होते हुए? नहीं सर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो या डिविडेंड हो, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद माइनस होना चाहिए, यानी ईपीएस इसके पहले निकल जाता है, माइनस करने के पहले निकल जाता है, तो हम माइनस करने के पहले ही निकालेंगे। तो ध्यान दो, 1687,500 आपका ईबीटी है, इसमें से 35% का टैक्स माइनस कर दो। वो 35% का टैक्स आता है 5,90,625, यानी 596,25, जबकि यहाँ पे कितना चार्ज किया गया है? 843,750। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है पता है आपको? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 253,125, ये आपने माइनस नहीं होने देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1687,500 लेस 1 माइनस 35%। $1096,875 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 10.97। ये हो गया ईपीएस। मार्केट प्राइस आपको दी है 109.70। पी रेशियो कैसे निकालते हैं? प्राइस अर्निंग मल्टीपल, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। क्या बताता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल? ध्यान देंगे, समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी? पी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस। ये जो ईपीएस है, इसको पी रेशियो से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा सर? मार्केट प्राइस आएगी। तो पी रेशियो अगर 10 है तो ये बताता है पी रेशियो कि अर्निंग पर शेयर का 10 गुना मार्केट प्राइस आएगी। सो पी रेशियो कितना आया? 10। ध्यान दो, पी रेशियो 10 है तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ईपीएस के 10 गुना मार्केट प्राइस से चल रही है। जितना भी मैं एक शेयर पे कमा रहा हूं उसके 10 गुना मार्केट में प्राइस चल रही है। आई बात समझ में? सो दिस इज पी रेशियो। पी रेशियो निकाल लिया। अब ये पी रेशियो 25% से गिर जाएगा। अगर हमने डेट रेज किया 10 लाख का, या हमने इक्विटी रेज किया 10 लाख का, तो क्या होगा? अगर हमने डेट रेज किया तो पी रेशो 25% से गिर जाएगा, नहीं तो पी रेशो रहेगा सेम, यानी कि इस केस में पी रेशो रहेगा 10 और इस केस में पी रेशो रहेगा 10, 1 माइनस या फिर 10 लेस 25% अगर आप करोगे तो 7.5 आएगा। कर लो, 10 में से 25% हटा लो। सो ये दो चीज़ें याद रखेंगे आप। अब फाइनल कैलकुलेशन, $10 लाख आपने डेट से उठाए या 10 लाख आपने इक्विटी से उठाए, और अगर इक्विटी से उठा रहे हो तो वो नंबर ऑफ शेयर काम के। ईबीआईटी, नया ईबीआईटी क्या है हमने निकाला था, अगर याद होगा तो आपको 2362,500। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2362,500, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है सर 1,12,500 का, ये तो वैसे भी माइनस होगा। नहीं,
अब तो सर साल भर का माइनस होगा। सही बात है। अब आप साल भर का माइनस कर लो, क्योंकि अब तो पूरे 12 महीने का देना है आपने अगले साल। एक सेकंड ना, फ़ोन मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ, अर्जेंट है। हाय, सॉरी, थोड़ा सा मैं रह गया, घर से फ़ोन था, इम्पोर्टेंट था। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। अब जब आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ। अभी अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है तो सर देखो, हम जो निकालने वाले हैं वो अब अगले साल में हम चार्ज करेंगे तो पूरा इंटरेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर में। 9 महीने पिछले साल का था, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे जाएंगे। तो मार्केट प्राइसेस जो डिपेंड करती है आगे के कैश फ्लोज पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पूरा 15% का लगेगा, क्योंकि अब पूरे 12 महीने में उस डिबेंचर को यूज़ करूँगा। 15% 10 लाख जो मेरा पुराना था उस पे हो जाएगा 1,50,000, और नए वाले पे लगेगा 18% से 10 लाख। तो ये हो गया 1,80,000। यहाँ रहेगा सिर्फ 1,50,000, ठीक है। इक्विटी रेज किया तो नया वाला इंटरेस्ट लगना नहीं है वहाँ पे कुछ। कैलकुलेशन 20, 32, 500, 22, 1, 2, 500,
अब टैक्स माइनस करें सर, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अभी भी माइनस नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, हमको ईपीएस से मार्केट प्राइस निकालनी है। सो 35%, 77437, 1438,125, सेवन वन वन 375, 1321,125। तो ये आ गया सर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। इस केस में सिर्फ 1,00,000 शेयर्स थे, याद होगा आपको। तो ये आ जाएगा 13.211 या 21 आपका ईपीएस। लेकिन इस केस में आपके पास शेयर्स कितने रहेंगे? आपके पास पहले से 1,00,000 शेयर थे, प्लस आपने 10 लाख का फंड और रेज किया, लेकिन क्या प्राइस पे किया ये मायने रखता है। आपने 10 लाख का फंड तो रेज किया, लेकिन क्या प्राइस पे किया? जो उस टाइम पे मार्केट प्राइस चल रही थी, जो कि है 109.70। तो तकरीबन राउंडिंग ऑफ में मैं आपको बताता हूँ कितने शेयर आएंगे। 10 लाख डिवाइड बाई 109.70, ये आपने 9115.77 है, तो हम ले लें 9116। सो 9116 इतने शेयर्स सर मैंने मार्केट में रेज किए, प्लस पहले के 1,00,000, यानी कि 109,116, 1438125, ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर है मेरे 109,1126, सॉरी 1,09,016 है। तो ये आता है आपका 13.18। सो बहुत ही माइन्यूट सा फर्क आया। लेकिन अगर सिर्फ ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन लेना होता, तो हम यहाँ पे डिसीजन लेते कि सर हमको 10 लाख रुपए डेट से रेस करना चाहिए। क्यों डेट से रेस करना चाहिए? क्योंकि ईपीएस ज़्यादा है। एक सेकंड होल्ड करना बस। ध्यान दो, तो ईपीएस ज़्यादा है, लेकिन हमको मार्केट प्राइस के भरोसे करना है। और डेट के केस में हमारा ईपीएस है 7.5 और यहाँ है 10। और अब पूरी कहानी बदल जाएगी। ये हो जाएगा 131.80 और ये रहेगा सर 99.08। इतना फ़र्क आता है। कंक्लूजन, based on market price, company should raise equity for the additional requirement। जमा समझा? थोड़ा सा टाइम लगा, और 2-3 चीज़ें थी, जैसे 9 महीने वाला एक किस्सा था इस क्वेश्चन में, और उसके बाद में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस क्वेश्चन में समझने के लिए। मार्किंग करके देता हूँ मैं आपको, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और आपका ये 9 महीने वाला, ये 2 चीज़ें आप इसमें लिख के रखो, ठीक है? बढ़े आगे। अब आप लिख लेंगे सारा, मैं इसकी स्लाइड्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आपने हाथों हाथ लिखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि साथ साथ में एक तो लिखते चलो, या तो फिर आप बाद में पॉज करके लिख लो बीच बीच में कहीं पे,
ताकि आपको टाइम पे समझ भी जाए जो समझना है। आगे बढ़े। सो क्वेश्चन नंबर 34 हमने करा दिया। 35 ध्यान दो, 35 क्या है, कैसे करना है। एमपी लिमिटेड को 20 लाख रुपए की जरूरत है, एक्सपांशन करना है सर उसे, और एक्सपांशन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड एन एनुअल ईबीआईटी ऑफ 16%। सो 20 लाख पे 16% कितना सर, 3.2 लाख रुपए ईबीआईटी होगी। इन चूजिंग अ फाइनेंशियल प्लान, एमपी लिमिटेड हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग ईपीएस। पिछले क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पे डिसीजन लिया था, इस क्वेश्चन में ईपीएस जिसमें ज्यादा होगा उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे, तो यहां पी रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर एंड डेट, दो चीजें, इक्विटी शेयर या डेट। सो 2 लाख का, 8 लाख का या 12 लाख का। ध्यान दो सेंटेंस कैसे दिया है, इक्विटी शेयर इशू करेंगे या डेट इशू करेंगे, 2 लाख, 12 लाख, 8 लाख का। यानी कि 20 में से 2 लाख का डेट, 8 लाख का डेट, 12 लाख का डेट आप उठा सकते हो। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो इक्विटी से रहेगा। सो वो इस तरह से आएगा। 3 प्लान है आपके पास में इक्विटी डेट के, 2, 8, 12। तो इस केस में 18, 12 और 8, ये ऐसा बनेगा 20 लाख का। द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹50। तो ये जो इक्विटी उठा रहे हो ना आप, ये 50 रुपए के हिसाब से उठाओगे। 8 लाख बाय 50,000 विल गिव यू द 50 रुपए विल गिव यू द नंबर ऑफ शेयर। 12 लाख डिवाइड बाय 50 रुपए विल गिव यू द नंबर ऑफ शेयर। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टू 40 इफ द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा आपने डेट उठाया, 10 लाख से ज्यादा आपने डेट उठाया, तीसरे वाले केस में उठा रहे हो 12 लाख रुपए, तो मार्केट प्राइस 40 हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ शेयर जब कैलकुलेट करना पड़ेंगे तो हम इसमें लेंगे 50, इसमें लेंगे 50 और इसमें, सॉरी, पहले वाले में 50, दूसरे में 50 और तीसरे में लेंगे 40 रुपए। सो 8 लाख डिवाइडेड बाय 40। ठीक है। फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट्स इंडिकेटेड बिलो। पहले 2 लाख रुपए तक 8% लगेगा, तो इस केस में सिर्फ 8% लगेगा। बाद में 2 से 10 लाख रुपए तक जितना भी उठाओगे 8 लाख रुपए, उस पे 12% लगेगा। तो इस केस में आप देखो 2 लाख पे 8% लगेगा। अच्छा रुको, ओवर 2 लाख है। सो इस केस में 8 और 12% लगेगा। 8% लगेगा 2 लाख पे, बाकी के जो 6 लाख बचे, टोटल कितना उठाना है डेट आपको दूसरे केस में, 8 लाख। 8 में से 2 लाख पे 8% और बाकी जो 6 लाख बचा उस पे 12%। और यहाँ पे आएगा 8% 2 लाख पे, बाकी 8 लाख पे 12%। सो 8 और 2 10 लाख हो गए, 2 लाख और बचे, वो 18%। टैक्स रेट है आपको 40। ठीक है। रिक्वायर्ड डिटरमाइन द ईपीएस फॉर द 3 फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। क्या करना है सर, 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव पे ईपीएस निकालना है। जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 टेबल, पूरा टेबल बनाया, 2 प्लान लिए, ऐसे कहानी शुरू कर दो, ईपीएस आ जाएगा। सो ये सारा आप लेंगे होमवर्क में, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जितनी थी मैंने बता दिया आपको इसी क्वेश्चन में। 36 में देखो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर हमारे पास 20 लाख के, रिटेन अर्निंग 10 लाख के है, प्रेफरेंस शेयर 12, डिबेंचर 8, टोटल मिला के हमारे पास 50 लाख है। अब कंपनी अर्न्स 12% ऑन इट्स कैपिटल, तो 50 लाख पे 12% अगर आप देखोगे तो 6 लाख रुपए का ईबीआईटी आएगा। यहाँ से आप शुरू करोगे नीचे नीचे, ठीक है। द इनकम टैक्स रेट इज़ 40%, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद में 7% का आप जो भी पैसा आएगा 6 लाख में से उस पर टैक्स लगा दोगे। रिक्वायर्स अ सम ऑफ 25 लाख रुपए और चाहिए। अब ये 25 लाख रुपए के लिए नीचे ऑल्टरनेटिव 3 तरह के दिए गए हैं कि आप 20 लाख इक्विटी शेयर इशू कर लो 25 रुपए पे, सॉरी 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर लो 25 रुपए पे, तो कितने होंगे, क्या दिया इन्होंने, अच्छा एट अ प्रीमियम ऑफ 25। अभी मार्केट प्राइस कितनी है,
125, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हो जाएगी 125, जैसे कि 100 रुपये आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर आप 25 रुपये में रेस करोगे। सो 20,000 इक्विटी शेयर 125 रुपये में रेस करोगे, 25 लाख आ जाएगा। या तो प्रेफरेंस या तो डिबेंचर, तीन अलग अलग, इक्विटी, प्रेफरेंस या डिबेंचर। इट इज एस्टिमेटेड दैट पी रेशियोज इन केसेस ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर वुड बी लाइक दिस। अब इस केस में पी रेशियो का काम आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस का भी काम आएगा। तो यहाँ उन्होंने पी रेशियो दे दिए 21.4, 17 एंड 15.7। विच ऑफ द 3 फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड एंड वाई। अब यहाँ पे करना आप ही को है, तीनों वापस ईबीआईटी से शुरू करेंगे, आखिरी तक आएंगे। क्वेश्चन में हमको अगर पी रेशियो नहीं दिए होते तो हम जिस केस में ईपीएस ज़्यादा आता ना, ईपीएस अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन लेते जो भी ज़्यादा आता, लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दी है तो मार्केट प्राइस निकालेंगे, यानी कि एक स्टेप आगे जाएंगे, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो कर देना। तो मार्केट प्राइस जिस केस में ज़्यादा है वो मेरा ऑल्टरनेटिव बेस्ट होएगा। जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना क्लास में वैसा ही है। सो दिस इज अगेन योर होमवर्क। इधर आओ, 37 देखो। पानी पी लेता हूँ यार, बहुत देर हो गई ना। $37 देखो सर। द एवर ग्रोइंग कंपनी हैज टू डिसाइड बिटवीन डेट फंड एंड इक्विटी फॉर इट्स एक्सपांशन प्रोग्राम। ये भी वही है, उसकी करंट पोजीशन उसने दी है कि मेरे पास 40,000 के डेट है सर, इक्विटी कैपिटल है कुछ 1 लाख रुपए का, सरप्लस है 60,000 का, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल इस तरह से मिला के 40, 1 और 60 मिला के मेरे पास में तो 2 लाख रुपए, सेल से 6 लाख का सेल से 6 लाख का और 5,38,000 का आपका टोटल कॉस्ट है। ये देखो दिखा, ईबीआईटी आया 62,000, इंटरेस्ट माइनस किया, इनकम टैक्स माइनस किया, इनकम आफ्टर टैक्स आ गई। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब इन्फॉर्मेशन जो दी है सेम टू सेम वैसे ही इन्फॉर्मेशन है। कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी का यहाँ पे मोटो ये है कौन सा फॉर्म फाइनेंसिंग का चूज़ करेंगे। कुछ नहीं दिया होता तो ईपीएस जिसमें ज़्यादा होता वो, और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि उनका मकसद क्या है, उसके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ाना, तो इस क्वेश्चन में हम मार्केट प्राइस जिसमें ज़्यादा है वो चूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो निकालना पड़ेगा। पी रेशियो दिया हुआ होना चाहिए कहीं पे। तो ये देखो, प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी 6 टाइम्स 7 टाइम्स, खत्म। दो ही तरह के तो क्वेश्चन आ रहे हैं, ईपीएस और पी रेशियो वाले। सो दिस इज अगेन योर होमवर्क। अच्छा, 38 नंबर का क्वेश्चन आप हटा दो, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू यू। ये मैंने देखा था तो बाद में बता दिया, ये बहुत ही साल पुराना है, 1997 है 98 है पता नहीं, तब P2 P1 ऐसा हुआ करता था। उसमें सिलेबस भी थोड़ा अलग था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ध्यान दो। अब आते हैं सर 39 पे और ये हम सॉल्व करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन बचते हैं ये आपको होमवर्क लेने हैं, 40 से लेके 43 तक, 44 आप काट देंगे। एक क्वेश्चन है जो मैं कटवाऊंगा आपसे। सो पढ़े बढ़े आगे। चलो, The finance manager of KP Limited, ध्यान देंगे, the finance manager of KP Limited has been trying to develop a financial plan to the firm, for the firm. He has, in coordination with other managers, developed the following estimates in lakhs and rupees. So उसने कुछ estimate बनाया कि आने वाले 4 साल में हम कितना कमाएंगे। तो पहले उन्होंने लिखा है क्रेडिट सेल, अंडरलाइन करे वर्ड क्रेडिट। तो पहले साल का क्रेडिट सेल उन्होंने दिया कि 400 लाख रुपए हम कमाएंगे। उसके बाद इट विल इंक्रीज बाय 20% ओवर प्रीवियस ईयर। सो 20% ओवर प्रीवियस ईयर ये इंक्रीज होगा। फिर
तीसरा जो है इंक्रीज बाय 25% ओवर प्रीवियस ईयर, फिर इंक्रीज बाय 40% ओवर प्रीवियस ईयर, ऐसे करके 4 साल का सेल है। अब फिक्स्ड असेट टू टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, यानी कि फिक्स्ड असेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड असेट डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू, ये रेशो दिया, यानी 64% इज द रेशो, यानी सेल्स का 64% विल बी द फिक्स्ड असेट। क्या मैं 400 जो भी 400 का सेल है उस पर 64% लगाऊंगा तो फिक्स्ड असेट आएगा? सर आपने कहा था सेल्स का 64%, 400 भी तो सेल्स है, 400 का 64% विल बी द फिक्स्ड असेट्स, लेकिन आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि फिक्स्ड असेट टू टर्नओवर रेशियो का मतलब टोटल सेल्स, और हमको जो क्वेश्चन में दिया वो ये है सिर्फ क्रेडिट सेल्स, यानी कि एक्चुअल सेल्स इसके ऊपर और है 400 के ऊपर कैश सेल्स। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वर्किंग करके नहीं बताया कि आंसर कितना आएगा। 400 पे 20% डाल के 480 लिख सकता था, लेकिन वो क्रेडिट सेल ही कहलाएगा। ठीक है। इन एडिशन फॉर प्लानिंग पर्पस, अच्छा फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो का आपको दे दिया कि हर साल कितना रहेगा। सेल्स का 64% विल बी द फिक्स्ड असेट्स, सेल्स का 56% विल बी द फिक्स्ड असेट्स, सेल्स का 48% विल बी द फिक्स्ड असेट्स एंड सेल्स का 40% विल बी द फिक्स्ड असेट्स। In addition, for planning purposes, he has made the following estimates and assumptions about other results. ऑपरेटिंग कॉस्ट करना, उसको रेशो मत रखो। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 60%, जो भी आपका सेल्स होगा सर उसका 60% विल बी द एक्सपेंसेस। कैश सेल्स जो है दैट विल बी 20% ऑफ द टोटल सेल्स। अब यहां से अंदाजा लग जाएगा, टोटल सेल अगर 100 है उसमें से कैश सेल 20 है तो क्रेडिट कितना हुआ? %80। सर क्रेडिट सेल हुआ 80%, यानी हमको जो ये 400 दिया हुआ है ये है 80%, तो टोटल सेल्स जो है वो आएगा 500, 400 बाय 80%। 500 पे नेक्स्ट ईयर का सेल हो जाएगा आपका 600, 500 पे 20% बढ़ गया, 600 पे 25% बढ़ेगा, यानी कि हो जाएगा 750, और इस पे 40% बढ़ेगा, यानी कि हो जाएगा 1050। ये मेरा टोटल सेल्स रहेगा, उसमें से कैश सेल्स 20% और क्रेडिट 80। रिटर्न ऑन सेल्स आफ्टर टैक्सेस विल बी 10%, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेल्स का सीधा 10% ले लेना। डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 68%, 68% किसका सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 68% आप बांट दोगे, बचेगा क्या सर? रिटेन्ड अर्निंग, कितना? 32%, ये जाएगा बैलेंस शीट में। टर्नओवर टाइम्स बेस्ड, डेटर्स वेलोसिटी इज 3 मंथ्स, इसका मतलब समझो 3 महीने जितना सेल्स डेटर्स में बैलेंस रहेगा, साल भर का सेल्स है 500 डिवाइड किया 12 से तो आया 1 महीना, यानी 1 महीने का सेल्स कितना, मल्टीप्लाइड बाय आपने किया 3 तो पता चला 3 महीने का सेल कितना, और इतना ही डेटर्स में बैलेंस रहेगा। क्या मैंने जो सेंटेंस बोला वो सही है? सोचो। सर गलत है, क्योंकि डेटर्स में क्रेडिट सेल्स का बैलेंस जाता है, तो 500 से 12 को डिवाइड करना विल बी रॉन्ग, आपको सर 400 से 12 को डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज डेटर्स वेलोसिटी। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करें। ठीक है सर, सो डेटर्स में क्रेडिट सेल्स आता है। अब बात करते हैं स्टॉक वेलोसिटी की। स्टॉक में आता है सर पूरा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट।
जो भी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 1 महीने का आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो पता चलेगा 4 महीने जितना आपका स्टॉक में पड़ा रहेगा। करंट रेशो यानी कि करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, दैट विल बी 2:1 का रेशो। डेटर और स्टॉक मिला के आपको करंट असेट पता चल जाएगा, ये है 2 गुना, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको करंट लाइबिलिटी पता चल जाएगी। रिक्वायर्ड डेट इक्विटी रेशियो इज 1:2, डेट 1 रुपया तो इक्विटी 2 रुपया होना चाहिए। आगे बढ़े। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1, साल की शुरुआत में द ट्रेजरर एक्सपेक्ट्स द फर्म टू हैव अ कैपिटल ऑफ 270 लाख एंड द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 1:2। 270 लाख सर 2 लोगों में बटेंगे, डेट में बटेगा, इक्विटी में बटेगा। हर 3 रुपए में 1 रुपया डेट का, 2 रुपया इक्विटी का। सो 270 बाय 3 करोगे 90, मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 90 लाख रुपए हो गए डेट के, और मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 90 इंटू 2 180 लाख इक्विटी शुरुआत में। आगे देखो रिक्वायर्ड, चलो कहानी खत्म हुई। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना आपका, कैसे डिफिकल्ट है ये भी बताता हूँ। इस क्वेश्चन चलो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। डिटरमाइन हाउ मच एडिशनल इक्विटी कैपिटल इफ एनी द फर्म विल हैव टू इशू ईच ईयर, चारों साल में हर साल कितना एक्स्ट्रा कैपिटल इशू करना पड़ेगा अगर फाइनेंस मैनेजर एस्टिमेट करता है और अजम्पशंस करता है जो भी वो सही निकला तो। 4 साल के एस्टिमेट्स को सही निकले तो हर साल डेट इक्विटी आपको 2:1 के रेशो में, 1:2 के रेशो में मेंटेन करना है। तो जो भी बैलेंस लगेगा आपको रेस करना पड़ेगा इक्विटी। तो कितना इक्विटी रेस करना पड़ेगा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है सर, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, सब आपने देखना है अब। जितना डेटा हो सकता है पहले ना आप लिख लो और ध्यान दो आप मेरे पास में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपका क्वेश्चन, सब एक एक करके चीज़ें निकालते जाएंगे, आराम से निकलती जाएगी। सेल्स ईयर 1, सेल्स 400 बाय 0.80 करोगे तो आपका आ जाएगा 500। 500 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1.20 यानी 20% बढ़ाओगे 600। 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 750, और 750 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट कितना बोला है, 40%, तो ये हो गया 1050। क्रेडिट सेल्स भी ऐसे आएगा, 80% ले लो ऊपर का सीधा सीधा। $840, ये आपका क्रेडिट सेल्स हो गया। ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैश सेल्स की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खर्चा उन्होंने कितना दिया है हमको, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 60% ऑफ द टोटल सेल्स। कभी भी ये टोटल पे लगेगा, क्रेडिट पे नहीं लगता। तो 500 का 60% होता है 300, 360 वही रेशो से बढ़ता जाएगा ये। 750 का 60%, 450, 630। अब ध्यान दो, आप या तो क्रेडिट सेल क्या टोटल सेल्स का 60% ले लो, या तो जो रेशो उसमें बढ़ाए ना आपने, जैसे कि
इधर 20 बढ़ाया, 25 बढ़ाया और 40% बढ़ाया, नीचे भी वैसे ही बढ़ा लो। 300 में 20% बढ़ाओगे 360, 360 में 25% बढ़ाओगे 450 और अकॉर्डिंगली 630। अर्निंग आफ्टर टैक्स। अच्छा, इसमें डेट वगैरह का क्या रेशियो क्या है? डेट का कोई परसेंटेज वगैरह नहीं है, मतलब इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है अपन को इस क्वेश्चन में, है ना? सही है सर, ये बेस्ट है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट का क्या करेंगे? पगले करेंगे, ठीक है, देखते हैं। अब आफ्टर टैक्स सेल्स ले लेते हैं यार। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बोला उन्होंने? 10%। तो 50, 60, 75, 105। डिविडेंड पे आउट रेशो, कितना डिविडेंड हम बांट रहे हैं? 68%। तो इसका 68% बांट दो, 34, 40.8, 51, 71.4। बोलो रिटेन्ड अर्निंग कितना आएगा? बैलेंस जो बचा है 16, 19.2, 24, 33 सर ये सारा रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं हम फिक्स्ड एसेट, ले लो, या फिक्स्ड एसेट्स ना लेते हुए करंट असेट्स में डेटर्स ले लेते हैं। हर साल का डेटर्स कितना रहेगा? डेटर्स ध्यान दो, बहुत ही सिंपल। क्रेडिट सेल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 महीने का है ना। डेटर्स वेलोसिटी, 3 महीने जितना सेल्स मेरा डेटर्स में बैलेंस रहेगा। साल भर का अगर सेल्स इतना है तो 12 से डिवाइड करोगे 1 महीने का आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे 3 महीने का आएगा। ये 3 महीने का डाल दो इसके अंदर में, और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। सो इसलिए मैंने क्रेडिट अलग से लिखा है। 400 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड, अच्छा 3/12 कितना है यार? 25%, यानी हर एक का 25% लेंगे। आ गया डेटर्स, आ गया स्टॉक। स्टॉक यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 12 इंटू कितने महीने का बोला ऑपरेटिंग कॉस्ट उन्होंने? 4 महीने का बोला, बैलेंस रहेगा मतलब स्टॉक में पड़ा रहेगा। सो 4/12 होता है 0.33, यानी 1/3। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 300 है, उसको 1/3 करोगे 100 हो जाएगा, 360 को 1/3 करोगे 120 हो जाएगा, 450 को 1/3 करोगे 150 हो जाएगा, 630 करोगे 210 हो जाएगा। 210, 210, 210। ये आपका आ गया डेटर्स और स्टॉक। तो अब आपका आ जाएगा करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या कितना सर? 200, 240, 300 और 420। कितना सही है देखो, 100, 100, 120, 120, सब सेम ही तो है, पगले कहेंगे। और आप रेट भी देखोगे ना, 240 इंटू 1.25 ही होगा, एग्जैक्ट वही रेशो से बढ़ता जाएगा। 300 इंटू 1.40 होगा, बराबर है। जो रेशो थे ना वही रेशो से बढ़ रहा है, जो रेशो से सेल्स बढ़ा वही रेशो से आपका यहाँ पे स्टॉक और करंट असेट्स बढ़ रहा है। करंट असेट्स 200 से हुआ 240, 20%। 240 से 300 जब हुआ तब वो था 25%, और 300 से 420 जब हुआ वो आपका हो गया 40%। करंट असेट्स तो आ गए सर। फिक्स्ड असेट्स की बात करते हैं।
फिक्स्ड एसेट्स क्या कहाँ है? फिक्स्ड एसेट्स तो अलग अलग है सबके लिए। सेल्स का 64%, 56%, 48% और 40%। 500 का 64, 600 का 56, 750 का 48, 40 निकाल लो। बैलेंस शीट दिमाग में लाओ। असेट साइड में दो चीज़ें होती है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स निकाल चुके, फिक्स्ड एसेट निकालो तो एक साइड पूरी कंप्लीट हो जाएगी, राइट? 320, अरे रे 500 इंटू 0.64, ठीक है। 600 इंटू 0.56, 336। 300 इंटू 750 इंटू 0.48, 360। 1050 इंटू 0.40, 420। टोटल कर लो, ये आ जाएंगे आपके टोटल असेट्स। 520, 3 2 576, 660, 840। एक साइड पूरी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइड लाइबिलिटी में चलते हैं, करंट लाइबिलिटी से। करंट लाइबिलिटी इसमें से हम करेंगे माइनस। और करंट लाइबिलिटी में हमारा करंट रेशो क्या था? करंट रेशो हमारा क्या था, ध्यान दो। करंट रेशो है सर 2:1। करंट असेट्स दोगुना होना चाहिए करंट लाइबिलिटी के, यानी जो भी हमको करंट असेट्स दिए हुए हैं ये 2 टाइम्स है। तो करंट असेट्स डिवाइडेड बाय 2। 200 का करंट असेट्स है 100, 240 है 120, 300 है 150, 420 है 210। अब ये आता है, क्या आता है? टोटल असेट्स। टोटल असेट्स आपकी, अगर ये पूरी बैलेंस शीट दी है, इधर साइड में टोटल असेट्स है, उधर साइड में कैपिटल और लाइबिलिटी होती। लाइबिलिटी में से टोटल असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, टोटल असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, ऊपर वाला पार्ट बाकी रहता है, यानी कि कैपिटल। ये आ गया 420, 456, 510, 630। एक सेकंड। ध्यान दो, तो ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि सर ध्यान देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस और डेट। रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरे पास में अब मेरे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक सेकंड। हाँ यार, ये चार्जिंग पे नहीं है, 2 मिनट होल्ड करिएगा बस। एक सेकंड।
तो देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड में ये है इक्विटी वाला पोर्शन, ये है डेट वाला पोर्शन। और हमारा जो क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन कहाँ है हमारा? क्वेश्चन क्या बोलता है? डेट इक्विटी रेशियो हमारा 1:2 रहना चाहिए। हर 3 रुपए में 1 रुपए का डेट और 2 रुपए का इक्विटी। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 हिस्से करेंगे, डेट इक्विटी। 420 को 1:2 में बांटो। 420/14 आता क्या? हाँ, 140 डेट, 280 इक्विटी। 456 को बांटो, 152, 304। 510 को डिवाइडेड बाय 3, 170, 340। 630 को 210, 420। ये आपने 1:2 के इक्विटी रेशियो में बांट दिया। डेट इक्विटी रेशियो 1:2 में आपने बांट दिया। 1 रुपए, हर 3 में 1 रुपए डेट का, इक्विटी का 2 रुपए। यानी फाइनली आपको पता चल गया सर हमारे को इक्विटी की कितनी जरूरत है हर साल। इक्विटी में 280, 304, 340, 420 ऐसा बैलेंस होना चाहिए। अब सिर्फ इक्विटी ही यहां से काम आएगी आपको आगे में, ध्यान देंगे आप। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 0 से हम शुरू कर रहे हैं। इक्विटी हमने स्टार्टिंग में जो ली थी, या 0 मत लो, 0 नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग प्लस रिजर्व्स, क्या क्या आएगा यहाँ पे? ओपनिंग कितनी थी प्लस रिजर्व्स टोटल, ठीक है। ओपनिंग थी हमारे पास में, ओपनिंग कहाँ से बताऊँ अब आपको, अगर आपको याद होगा यहाँ पे क्वेश्चन ने लिखा था 270 लाख सर हमारे पास में ओपनिंग होगी टोटल कैपिटल की। अब 270 में से मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया था कि इक्विटी होगा 180, डेट होगा 90, क्योंकि रेशियो मेंटेन करना है, ठीक है। तो इक्विटी होगा 180, 270 डिवाइडेड बाय 3 × 2, इक्विटी होगा 180 स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। और उस साल हमने कितना कमाया? रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि ये आपका आएगा यहां से, रिटेन्ड अर्निंग से। उस साल हमने कमाया जो वहां से लेंगे अब हम, जो कि है 16, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास साल के अंत में 196 तो हो गए, ठीक है। फंड्स रिक्वायर्ड, बैलेंस रिक्वायर्ड, बैलेंस इक्विटी में कितना होना? और कितना? इक्विटी टू बी रेज्ड कर देता हूं मैं, $280 - 196 आपको रेज करना पड़ेगा। मैं एक समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दो, आपको यहां तक समझ में आया क्या सर? 280 का इक्विटी का बैलेंस होना चाहिए बैलेंस शीट में। एक साल का समझा देता हूं। ये है हमारी बैलेंस शीट। यहाँ होते हैं फिक्स्ड असेट्स, करंट लाइबिलिटी, इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस और डेट। ये इक्विटी मान के चलो। हमने पहले साल का फिक्स्ड असेट्स निकाला, अगर आपको ध्यान होगा तो कहाँ है? 320, देख रहे हो? ये यहाँ रहा। फिक्स्ड असेट से 320, करंट असेट से 200, मानते हो? तो चलो मैंने लिख लिया, तो कितना हो गया? 520। करंट लाइबिलिटी करंट असेट्स के आधे होनी चाहिए, 100, यानी कि हो गया 520। अब मुझे बताओ ये बैलेंस कितना आना चाहिए ताकि बैलेंस शीट टैली हो? 420। 420 में से डेट कितना? 1:3, मतलब डेट और इक्विटी का रेशियो कितना? 1 रुपए डेट तो 2 रुपए इक्विटी। तो वो ऐसा आएगा क्या? 140 और 280 करके देखो टोटल।
तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है, हर चीज़ मैच हो रही है यहाँ पे, बैलेंस शीट की टोटल भी मैच हो रही है, डेट इक्विटी रेशियो भी आपका 1:2 का आ रहा है, क्योंकि 420 को आपने 1 और 3 2 में बांट दिया। 420/3 करोगे, 420/3 इंटू 1 करोगे तो डेट आएगा, 420/3 इंटू 2 करोगे तो इक्विटी आएगा। तो मैंने 2 किया, 280। तो ये 280 कहाँ से आया समझा क्या? दूसरे साल भी यही किया, तीसरे साल भी यही किया, चौथे साल भी यही किया, तो ये वाली फिगर आई। अब आपको समझा क्या ये फिगर कहाँ से आई? अब बात क्या है सर, देखो 280 का बैलेंस चाहिए ना साल के अंत में, 280 का तो बैलेंस चाहिए। जब हमने, अब आपको ये समझ में आया क्या, इक्विटी में 280 का बैलेंस चाहिए पहले साल। मैं आपको यहां से लिख के समझाता हूं ऐसा। पहले साल इक्विटी में 280 का बैलेंस चाहिए, दूसरे साल 304 340, और तीसरे साल चौथे साल चाहिए सर 420 का, ये इक्विटी का बैलेंस चाहिए। लेकिन जब हमने साल शुरुआत किया था तो साल की शुरुआत में 180 रुपए थे ना हमारे पास में, 180 लाख लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 270 में से 180, तो पूरे 280 तो नहीं उठाने पड़ेंगे, 180 थे प्लस साल भर में हमने कुछ कमाया कि नहीं कमाया? सर हमने साल भर में 16 कमाए। साल भर में कितने कमाए बेटा? 16 कमाए। तो अब आपको फंड्स कितने रेज करना पड़ेगा, ध्यान दो, आपको फंड्स कितने रेज करना पड़ेगा? 180 प्लस 16 कमा लिए, कितना होना चाहिए था बैलेंस? 280, माइनस कर दो, यानी 84 और रेज करने पड़ेंगे आपको। ये 84 आएगा, आया क्या समझ में? ये रहा, तो मैं यहाँ पे 84 लिख लिया। इक्विटी टू बी रेज्ड कितना हुआ? 84। ये समझा? दूसरे साल की ओपनिंग क्या होगी ये बताओ। चलो मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर, और क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 280। अब उतना ही है, 196 प्लस 84। अब ये चली जाएगी ओपनिंग में दूसरे साल। दूसरे साल का हमने कितना पैसा कमाया सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस देखो 19.20, तो टोटल हो जाएगा आपका 299.2। लेकिन हमको सर दूसरे साल बैलेंस कितना चाहिए था? 304 का, 304 का बैलेंस चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी द फंड्स यू नीड टू रेज 4.8, बहुत कम। फिर तीसरे साल 304 ओपनिंग, कमाया कितना? 24, तो हो गया 328। लेकिन बैलेंस कितना चाहिए? 340। तो रेस कितना करेंगे? बैलेंसिंग फिगर 12। फिर 340 ओपनिंग हो गई, कमाया कितना? 33.60, तो टोटल हो जाएगा 373.60। लेकिन टोटल कितनी चाहिए? 420। सही है, तो हम कितना रेस करेंगे? 420 माइनस 373.60, यानी कि 46.4। तो ये जो आपकी फिगर आई है ना, दिस इज योर आंसर। ये जो चार चीजें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर साल इक्विटी कितना रेज करोगे ये बताओ। हमने बता दिया हर साल हम इतना इक्विटी रेज करेंगे मार्केट से। नहीं जमता तो फिर ऐसे निकालो, मैं टेबल निकाल के बता दूं आपको, एक और दूसरा वाला, दूसरा टेबल, फिक्स्ड असेट्स, करंट लायबिलिटी, इक्विटी, रिजर्व्स, डेट। फिक्स्ड असेट्स कितने थे सर? फिक्स्ड असेट्स है 336 और 240, 336 240, टोटल आता है 6 4 3 7 3 2 5, तो इधर भी टोटल 576 आनी चाहिए। अब 240 उधर करंट असेट्स है तो करंट लायबिलिटी उसका आधा रहेगा, इधर में 120, और 576 टोटल आनी चाहिए। तो 576 माइनस 120 करोगे तो कितना?
अबे 456 आ रहा, रुक जाओ। हाँ ठीक है, 456 टोटल हमको चाहिए। इसमें से डेट कितना और इक्विटी कितना, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 152 हो गया डेट, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 304 हो गया इक्विटी। सो 304 इक्विटी, 152 डेट। अब ये 304 बटेगा इक्विटी और रिजर्व्स में, जो पहले का बैलेंस था प्लस रिजर्व्स था प्लस और एक्स्ट्रा जो रेस करना है। तीन ही चीज़ आएगी, ओपनिंग प्लस रिजर्व्स प्लस ये एक्स्ट्रा जो रेस करना है। ये एक्स्ट्रा जो बॉक्स में लिखा मैंने, यही तो आपका आंसर है। तीन चीज़ों में आपका कहानी ख़त्म हो जाती। सो ये जो आपका है वो लिख लो आप, आंसर आ गया। यार एक बार मेरे को चेक करने दो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। 84, 4.8, 12 एंड 46.40 इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। स्लाइड्स मिल जाएगी आपको, स्लाइड से आप आंसर लिख लेना। इसके नीचे का सारा रफ है। चलो करें आगे बढ़े। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी लंबा भी क्वेश्चन था, तो तकरीबन 12-16 मार्क के नीचे नहीं आना चाहिए। चांसेस कम है, ऐसे क्वेश्चन आते बहुत कम है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब आप होमवर्क लिखेंगे, समझाऊंगा भी नहीं, बहुत इजी है। जैसे इसमें आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, ईपीएस निकालना है, आप निकाल सकते हो। होमवर्क ये भी है आपका होमवर्क 41 में देखो क्या निकालना है सर। आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, WACC निकालना है, और आपको बताना है कि टोटल वैल्यू और WACC जो आपने निकाला उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपने डेट रेस किया 1 लाख से, तो या फिर आपने इक्विटी शेयर रेस किया 1 लाख से। तो एक ही सेंटेंस की जगह 2 अलग अलग क्वेश्चन बना दिए इन्होंने। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी होमवर्क है। क्यों? क्योंकि सर ये भी देखो वैसे ही है, टोटल वैल्यू। यार ये वही क्वेश्चन तो नहीं आ गया कहीं? नहीं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी टोटल वैल्यू, वेटेड एवरेज, डेट रेस किया तो क्या, और इक्विटी रेस किया तो क्या, वही चीज़ है। वापस 42 हो गया, 43 देखो सर। अबे सबसे चिंदी क्वेश्चन है ये तो। डिटरमाइन ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स फॉर द कंपनी बाय कैलकुलेटिंग द कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। WACC निकालो, KD मल्टीप्लाइड बाय वेट, KE मल्टीप्लाइड बाय वेट। KD को आफ्टर टैक्स कर लेना, टैक्स का रेट दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो। तो ये WACC आ गया, सबका WACC निकालो और कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे ये बताओ। तो उसमें जिसका भी कॉस्ट कम आएगा, WACC कम आएगा, वो ऑप्शन प्रेफर करेंगे। आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला जो है ना ऑप्शन आएगा, फाइनल आंसर 5वां लिख के रख लो। और क्वेश्चन नंबर 44 को मार दो क्रॉस, क्योंकि इसमें ना इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट बेसिकली, सॉरी इन्फॉर्मेशन वाला तो पुराना था, दिस इज़ नॉट आर्बिट्राज वाला, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। सो विद दिस वी एंड द एंटायर चैप्टर। जो एक दो क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको करवाए, और उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन वापस रिपीट। EPS कैलकुलेट करो, इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करो, वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसा आता है सर, उसकी अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ द डेट, उसकी अर्निंग इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ द इक्विटी, डिविडेंड या अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेम WACC कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी पढ़ा था, वैसे निकालना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। स्लाइड्स जो है, जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, उसका मैं थोड़ा टाइम लगेगा आपको स्लाइड्स पहुँचाने में, तो आप ट्राई करके रखो, आप आंसर नोट करके रखो, या तो फिर आप थोड़े टाइम बाद में ये होमवर्क करना, मैं आपको स्लाइड्स पहुंचा दूंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी और कैपिटल स्ट्रक्चर की भी और आने वाले सारे चैप्टर्स की भी। सो थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि ये जब वीडियोस फाइनल होते हैं उसमें से ही स्लाइड्स निकाल के फिर आपको दी जाएगी ना सर। ठीक है, चले सर, फिर अभी हम लेते हैं विदा कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। आप पूरा पढ़िए, समझिए। आधे क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, आधे मैंने खुद कराए हैं। प्रैक्टिस भी इनफ हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी सारे कवर कर लिए, थ्योरी भी हमने पूरी स्टार्टिंग में कवर कर लिया। आई डोंट थिंक सो कि इसके आगे और कुछ अभी बचता है। तो बस फिर अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर में मिलते हैं सर, टाइप्स ऑफ लिवरेजेस के लिए। एंड ट्रस्ट मी, 44 क्वेश्चंस इन 44 ले लो, अब 42 हो गए, इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ मोर देन इनफ। सारा सिलेबस आपका इसमें कवर्ड है। सो आप इंस्टीट्यूट के पेपर क्वेश्चन, मतलब इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी एक बार चेक कर लें।
तो सारे क्वेश्चंस उसमें कवर्ड रहेंगे। एक हाथ दुक्का गलती से छूटा होगा तो छूटा होगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं छूटेगा। सो एक बार अपने तसल्ली के लिए ज़रूर चेक करिएगा, अगर कुछ मिलता है तो आप मुझे भी बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाइप्स ऑफ लिवरेजेस स्टार्ट करेंगे। और लिवरेजेस में 3 तरह के लिवरेजेस होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और आपका कंबाइंड लिवरेज। मज़ा आएगा, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी रहेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय फॉर नाउ।